चैप्टर 61 ओजस्वी का गुस्सा। ओजस्वी जैसे तैसे अपने रूम पर पहुंच जाती है। जैसे ही रूम के अंदर आती है, श्रेया और माहिरा दोनों से देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि उसके कपड़े थोड़े बहुत छोटे होते हैं और काफी चोट भी आई होती है उसे। ये देखकर श्रेया और माहिरा दोनों ओजस्वी की तरफ दौड़ती है। श्रेया दौड़ते हुए ओजस्वी को पकड़कर बोलती है, हे क्या तुम ठीक हो? ये तुम्हें क्या हुआ है? इतनी सारी चोटें कैसे लगी तुम्हें? तुम तो रमन से मिलने के लिए गई थी ना, फिर इतनी जल्दी वापस कैसे आ गई? बताओ ओजस्वी, इस तरह खामोश मत रहो, क्या हुआ है तुम्हें? प्लीज कुछ तो बोलो। मुझे श्री उन लोगों की बातों को एकदम से अनसुना करते हुए बगल बेड पर आराम से जाकर बैठ जाती है और बहुत ही खामोशी से खिड़की से बाहर देखने लगती है। ओजस्वी के इस अजीब से रिजेक्ट पर श्रेया और महिला एक दूसरे का चेहरा देखते हैं और वह दोनों समझ जाते हैं कि कुछ तो बहुत बड़ा हुआ है ओजस्वी के साथ। ओजस्वी को इस तरह खामोश देखकर से अपने पॉकेट से फोन निकालते हुए बोलती है, तुम रुको, मैं अभी रमन से बात करती हूँ और उससे पूछती हूँ कि जब वह अपनी जिम्मेदारी पर इसे अपने साथ लेकर गया था तो ये सब कुछ कैसे हुआ? 2 मिनट रुको। इसके पहले श्रेया रमन के पास कॉल करती थी। ओजस्वी खिड़की से बाहर देखते हुए बोलती है, रमन के पास कॉल करने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने तुम लोगों से झूठ कहा था, मुझे रमन ने नहीं बुलाया था। मैं किसी और से मिलने के लिए जा रही थी, लेकिन शायद किसी और का टारगेट बन गई। इस बात पर श्रेया और माहिरा दोबारा परेशान होकर एक दूसरे का चेहरा देखते हैं और फिर जल्दी से ओजस्वी के बगल जाकर बैठ जाती हैं और उसके हाथों को पकड़ते हुए उसे थोड़ा सा हौसला देते हुए श्रेया बोलती है, ओजस्वी प्लीज इस तरह की बातें तो मत करो, मुझे बहुत अजीब लग रहा है और बहुत डर भी। क्या तुम प्लीज साफ साफ शब्दों में बताऊंगी कि आखिर हुआ क्या है तुम्हें, और यह सब कुछ क्या हो गया तुम्हारे साथ? ओजस्वी इस बात पर अपनी आंखें बंद करती है और उसकी आंखों में आंसू भरे होते हैं, उसकी कालू से टपकते हुए नीचे की तरफ गिर जाते हैं और फिर वो एक गहरी सी सांस लेती हुए जवाब देती है, ओंकार ने कुछ गुंडे भेजे थे, उन्होंने मेरे साथ बहुत बदतमीजी की। बहुत कुछ हो सकता था अगर एक भला इंसान बीच में आकर मुझे ना बचाता तो। मुझे लगा था कि उनका बदतमीजी की है, लेकिन वो तो बहुत ही ज्यादा गया गुजरा इंसान है, हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा। माहिरा ये बात सुनने के बाद काफी गुस्सा होते हुए बोलती है, ये तो हद हो गई, तुम्हें नहीं लगता कि यह कुछ ज्यादा ही हो गया? उसे तो शर्मिंदा होना चाहिए था इस बात पर कि उसकी वजह से तुम्हारी इतनी तबीयत खराब हो गई कि तुम हॉस्पिटल पहुंच गई थी, लेकिन उस लड़की के अंदर शर्म हया नाम की कोई चीज ही नहीं बची है। अभी एक कान का रिजल्ट आया ही था कि उसने दूसरा कान कर दिया। मेरे तो समझ में नहीं आता कि इसके पास दिल है भी या पत्थर का बना हुआ है ये पूरा का पूरा। सिया थोड़ा सा सोचने के बाद बोलती है, अच्छा ये बताओ कि तुम्हें ये कैसे पता चला कि वो गुंडे ओमकार ने ही भेजी थी? क्या उन्होंने ओमकार का नाम लिया था तुम्हारे सामने? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अगर ओमकार ऐसी घटिया हरकत करेगा तो कोई भी तुम्हारे सामने उसका नाम लेगा। ओजस्वी इस बात पर साफ साफ लफ्जों में उन दोनों को बताती है, हाँ उसने ओमकार का नाम लिया था। उसने मुझसे कहा था कि अगर मैं ओमकार के रूम में जा सकती हूँ तो उसके रूम में क्यों नहीं? ये बात सुनने के बाद श्रेया और माहिरा को भी कहीं ना कहीं ये यकीन होने लगता है कि यह सारा कांड ओमकार ने ही कराया था। दोनों एकदम से ओजस्वी को काफी कुछ समझाते हुए उसे हौसला देती हैं और श्रेया बोलती है, देखो मेरी बात सुनो, तुम कभी किसी का बुरा नहीं चाहती हो तो ऊपर वाला तुम्हारे साथ बुरा नहीं होने देगा। उसने फरिश्ते के रूप में किसी ना किसी को भेज दिया ना। अब दोबारा ऐसी गलती कभी मत करना कि रात के समय में अकेले कहीं भी किसी से मिलने के लिए मत निकलना। रही बात ओमकार की, तो मुझे सच में जरा भी आइडिया नहीं था कि वो इस हद तक गिर सकता है। ओजस्वी भी इस बात पर कुछ नहीं बोलती और बस खिड़की से बाहर देखती रहती है। श्रेया और माहिरा दोनों काफी समझाते हैं उसे और फिर थोड़ी देर समझाने के बाद वह आराम से नहीं बेड पर लेट जाती है। रूम की लाइट ऑफ हो जाती है, लेकिन ओजस्वी की आंखें बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो मंजर इतना खौफनाक था कि ओजस्वी सोचकर भी काम जाती थी, अगर थोड़ी देर वो लड़का ना आता तो उसके साथ क्या हो सकता था। ओजस्वी अपने अपने मन में खुद से बातें करते हुए बोलती है, तुमने जो कुछ भी किया है उनका इसके बाद मैं तुम्हें जिंदगी में कभी माफ नहीं करूंगी। अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझे अब और ज्यादा ब्लैकमेल कर सकती हो तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। मैं भी देखती हूँ कि अब तुम कैसे मुझसे अपनी बात मनवाते हो। आज मुझे किसी और चीज की परवाह नहीं है, तुम चाहे फोटोज रिलीज करो या वीडियोस, लेकिन मैं तुमसे अब डरने वाली नहीं हूँ। आज के बाद तुम ओजस्वी का एक नया रूप देखोगे और वह भी इतना बुरा कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। इधर ओंकार भी अपने रूम में लेटा हुआ होता है और करवटें बदल रहा होता है। आज का पूरा दिन कुछ ऐसे गुजर गया था कि उसने ओजस्वी को एक बार भी नहीं देखा था, लेकिन उसे इस बात का भी अंदाजा नहीं था कि उसे बेचैनी किस बात की है। उसने ओजस्वी को देखा नहीं इस बात की, या फिर ओजस्वी को परेशान नहीं किया इस बात की। जैसे तैसे पूरी रात गुजर जाती है। सुबह सब खा ले जाने के लिए रेडी हो ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से हो जैसे कि फोन की रिंग बजती है। मुझे भी बहुत ही ज्यादा गहरी सोच में कई खोई हुई सी होती है। काफी देर बेल बजने पर भी जब वो अपने फोन की तरफ ध्यान नहीं देती है तो श्रेया ओजस्वी के कंधे पर हाथ रखते हुए बोलती है, ओजस्वी प्लीज इतना ज्यादा मत सोचो किसी चीज के बारे में, तुम डिप्रेशन में चली जाओगी। कब से तुम्हारा फोन बज रहा है, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? प्लीज देखो कौन है। श्रेया की यह बात सुनने के बाद ओजस्वी को महसूस होता है कि हाँ उसका फोन काफी देर से बज रहा है और फिर वो एक अनचाही सी स्माइल के साथ उठती है और अपना फोन उठाकर देखती है तो रमन की कॉल आ रही होती है। मुझे श्री दोबारा रमन के पास कॉल करती कि उसके पहले ही रमन की कॉल दोबारा से आने लगती है। ओजस्वी फोन उठाते हुए बोलती है,
हाँ। ओजस्वी के मुंह से हाँ शब्द सुनकर रमन को थोड़ा सा अजीब लगता है। उसे ऐसा लगता है जैसे ओजस्वी ने जबरदस्ती उसकी कॉल रिसीव की है और वह जरा भी बात करने के मूड में नहीं है। लेकिन फिर भी वो उसकी बातों को इग्नोर करते हुए बोलता है, देखो अगर तुम पूरी तरह से ठीक महसूस कर रही हो तो भी कॉलेज जाना, वरना आज भी तुम स्किप कर दो, मैं तुम्हारे लिए लेक्चरर्स रिकॉर्ड करवा लूंगा। मुझे इस बात पर भी ना कोई रिएक्ट करते हुए सीधे शब्दों में बोलती है, नहीं उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं कॉलेज आऊंगी, आज जरूर आऊंगी। इतना बोलने के बाद हो ओजस्वी रमन की एक बात ना सुनते हुए फोन रख देती है। रमन को ओजस्वी का ये रिएक्ट बहुत ही ज्यादा अजीब लगता है। वो महसूस कर पा रहा था कि शायद ओजस्वी किसी बात को लेकर बहुत ही ज्यादा परेशान है, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि आखिर हो क्या सकता है उसके साथ। थोड़ी देर सोचने विचारने के बाद वो खुद को समझाता है कि सीधे कॉलेज में चलकर मिलेंगे। इधर ओमकार भी अपने दोस्तों के साथ आज कुछ जल्दी ही कॉलेज के लिए निकल जाता है और ओजस्वी भी कॉलेज के लिए निकल जाती है। कॉलेज में पहुंचते ही ओमकार ग्राउंड के बगल बनी सीढ़ियों पर जाकर बैठ जाता है और वहीं से गेट की तरफ देखकर ओजस्वी का इंतजार करने लगता है और बीच बीच में अपने दोस्तों से बात कर रहा होता है। इधर रमन जैसे ही कॉलेज में एंट्री लेता है, कॉलेज के बीच में ओमकार को बैठा देख वो समझ जाता है कि शायद उसने ओजस्वी को परेशान करने के लिए कोई नया तरीका निकाल रखा होगा। लेकिन रमन सीधे ओमकार से भी कोई बात नहीं कर सकता था और फिर वो दोबारा से ओजस्वी के पास कॉल करता है। थोड़ी देर बाद जाने के बाद ओजस्वी फोन उठाती है। इसके पहले वो कुछ भी बोल पाती कि रमन अपनी बात बोलता है, ओजस्वी मेरी बात ध्यान से सुनो, सामने के गेट से मत आना, मुझे लगता है कि ओमकार काफी देर से तुम्हारा ही इंतजार कर रहा है। सुबह सुबह ही कोई ड्रामा हो जाएगा तो पूरा दिन बर्बाद हो जाएगा। तुम ऐसा करो पीछे के गेट से एंट्री ले लो, आधे घंटे तो लग ही जाएंगे उसे तुम्हें ढूंढने में। ओजस्वी इस बात पर बोलती है, थैंक यू रमन सलाह देने के लिए, लेकिन मैं पहुंच चुकी हूं और मैं आगे की ही गेट से आऊंगी क्योंकि मुझे खुद सबसे पहले ओमकार से मिलना है। ये बात सुनकर रमन बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है, लेकिन वो कोई भी सवाल कर पाता कि उसके पहले ही हो जैसे ही फोन रख देती है और जल्दी जल्दी कॉलेज के गेट की तरफ बढ़ने लगती है। श्रेया और माहिरा दोनों ओजस्वी को थोड़ा सा समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ओजस्वी उनकी बातों को भी एकदम से इग्नोर करते हुए कॉलेज की तरफ ही बढ़ती चली आ रही थी। इधर रमन भी काफी सोच में पड़ गया होता है कि आखिर ओजस्वी को ओमकार से क्या बात करनी हो सकती है, कहीं दोनों के बीच फिर से कोई बहुत बड़ा झगड़ा ना हो जाए। और इधर रमन सारी बातों से बेखबर आराम से सीढ़ियों पर बैठा ओजस्वी का इंतजार कर रहा होता है। खैर क्या होने वाला था अगले एपिसोड में जानने के लिए सुनते रहिए फर्स्ट ईयर हॉस्टल लव लाइफ स्टोरी दिल। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में। हैंड वेविंग चैप्टर 62 ओजस्वी ओमकार रमन का झगड़ा। ओमकार जो काफी देर से गेट की तरफ देख रहा था, लेकिन उसे खुद भी नहीं पता था कि आखिर वो इतना ज्यादा बेचैन होकर किसी का इंतजार कर रहा है, अपने दोस्तों के साथ बैठा होता है। इधर रमन ये जानने के बाद कि ओजस्वी सीधे ओमकार से मिलने के लिए कॉलेज आ रही है, तो वो भी ग्राउंड के बगल से गई एक सड़क पर खड़ा हो जाता है और गेट की तरफ देखकर ओजस्वी का इंतजार करने लगता है। कुछ ही पलों के इंतजार के बाद ओजस्वी कॉलेज से अंदर अपने दोस्तों के साथ एंट्री लेती है। ओमकार ओजस्वी को देखते ही अचानक से बोलते बोलते एकदम से खामोश हो जाता है। ओमकार को इस तरह से खामोश देख उसके दोस्त भी सामने गेट की तरफ देखने लगते हैं, जहां ओमकार पहले से ही देख रहा होता है। ओजस्वी जैसे ही कॉलेज में एंट्री लेती है, उसकी नज़र सीरियल कार पर जाती है जो ग्राउंड के बगल लगी सीढ़ियों पर अपने दोस्तों के साथ बैठा होता है। ओजस्वी ओमकार को देखने के बाद 1 मिनट के लिए रुक जाती है और फिर अपने कंधे से अपना बैग उतारते हुए श्रेया की तरफ बढ़ाकर बोलती है, जरा ये पकड़ना, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। श्रेया बैग को पकड़ते हुए अपने आसपास की भीड़ देखकर बोलती है, ओजस्वी देख मेरी बात सुन, मुझे नहीं लगता कि अभी सही समय है बात करने का, हम बाद में बात करेंगे, जब ओमकार अकेला होगा तब जाकर तो उससे पूछ लेना, अभी हमें यहाँ से चलना चाहिए, कॉलेज के लगभग सारे लोग हम लोगों को ही देखे जा रहे हैं। ओजस्वी श्रेया की बातों को सुनकर भी एकदम से अनसुना कर देती है और सीधे ओमकार की तरफ बढ़ जाती है। ओमकार ओजस्वी को अपनी तरफ आता देख उठ खड़ा होता है और मुस्कुराकर उसे देखने लगता है। लकी ओजस्वी को देखकर ओमकार से बोलता है, भाई आज पता नहीं क्यों मुझे ये थोड़ी सी बदली बदली लग रही है, ये खुद आप चलकर अपने पास क्यों आ रही है। ओमकार इस बात पर मुस्कुराते हुए अपने गर्दन पर हाथ लगाता है और फिर बोलता है, डर ऐसी चीज होती है कि अच्छे अच्छों को उनकी औकात में ला देती है, लड़की क्या चीज थी। इतने में ही ओजस्वी उनके काफी करीब पहुंच जाती है और उनके पास आकर रुक जाती है और बहुत ही खामोशी से ओमकार और उसके दोस्तों को एक एक करके देखने लगती है। ओमकार एक बार मुस्कुराकर अपनी आईब्रोज उठाकर ओजस्वी को ऊपर से नीचे देखता है और फिर बोलता है, अच्छा हुआ तुमने इंतजार नहीं किया और बगैर बुलाए मेरे पास आ गई, क्योंकि जब से मैं कॉलेज आया हूं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था कि कब तुम कॉलेज पहुंचेगी और कब हमारा सामना होगा। इतना बोलते हुए ओमकार ओजस्वी के थोड़ा सा करीब जाता है। ओजस्वी बिना कुछ बोले घूरकर बस ओमकार को ही देखे जा रही थी और फिर ओजस्वी की तरफ थोड़ा सा झुकते हुए बोलता है, तो बताओ मुझे आज हम कहां से शुरुआत करते हैं। इस बात पर ओजस्वी बिना एक सेकंड देरी किए एक जोरदार थप्पड़ खींचकर ओमकार को लगा देती है।
ओमकार को शायद वो जेसीबी से इस थप्पड़ की एक्सपेक्टेशन नहीं थी। 1 मिनट के लिए उसे समझ ही नहीं आता कि यह सब आखिर वो क्या रहा है और ओजस्वी ऐसा कर भी कैसे सकती है। ओमकार के साथ साथ उसके दोस्त और ग्राउंड में खड़े सारे स्टूडेंट्स हैरान होकर मुझे सीखो देखने लगते हैं। ये तो गजब हो गया, ओमकार को थप्पड़ पड़ गया, वह भी एक लड़की से। ओमकार को कुछ भी समझ नहीं आता, उसे सिर्फ इतना पता होता है कि पूरे कॉलेज के सामने उसे थप्पड़ पड़ा है और उसकी बेइज्जती हुई है। वो एक बार अपने आसपास नजरें उठाकर देखता है और फिर दूसरे ही पल ओजस्वी का हाथ पकड़ के पीछे मुड़ते हुए उसे अपने करीब खींच लेता है और उसके हाथों को तेजी से मोड़ने लगता है। ओमकार की आंखों में इतना ज्यादा गुस्सा देखकर ओजस्वी बिना कोई रिएक्ट किए सवाल करती है, बहुत बुरा लगा होगा ना तुम्हें? तुम्हारा तो स्टेटस ही डाउन हो गया होगा, पूरे कॉलेज के सामने तुम्हें थप्पड़ जो पड़ा है वो भी एक लड़की से। ओमकार इस बात पर गुस्से से दांत पीसते हुए होता है, और तुम्हें लगता है कि तुम इस तरह थप्पड़ मारकर यहां से निकल जाओगी मुझे, और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, आज तुम्हें सबक सिखाऊंगा मैं। इस बात पर ओजस्वी ओमकार को पीछे की तरफ धक्का मारते हुए बोलती है, तुम क्या सबक सिखाओगे मुझे? हाँ, तुम जैसे घटिया इंसान से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है? तुम्हें अंदाजा भी है कल क्या हो सकता था मेरे साथ तुम्हारी वजह से? होगा भी कैसे खुद की अगर माँ बहन साथ रह रही होती तो लड़कियों की इज्जत करते ना? तुम्हें क्या पता कि तुम्हारे जैसे 1000 लड़कों की जान देकर भी एक लड़की की इज्जत की कीमत नहीं चुकाई जा सकती है। ओमकार अपनी माँ और बहन की बात सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है और झट से ओजस्वी के बाल पकड़ लेता है और पीछे की तरफ खींचते हुए बोलता है, अपनी जुबान को लगाम दो वरना तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। अभी तक मैं तुम्हारे साथ अच्छे से पेश आ रहा था लेकिन अब बात मेरे बर्दाश्त से बाहर हो गई है। दोबारा अगर तुमने ऐसी कोई भी बात कही ना तो याद रखना ये दिन तुम्हारी जिंदगी का सबसे बुरा दिन होगा। ओजस्वी अपने बालों को छुड़ाने की नाकाम कोशिश करते हुए गुस्से में चिल्लाकर दोबारा बोलती है, और कितना बुरा दिन दिखाओगे तुम मुझे? मैंने अपनी जिंदगी का सबसे बुरा दिन देख लिया है। और क्या गलत कह रही हूं मैं, बताओ मुझे? अगर तुम्हारे घर की किसी औरत या लड़की के साथ ये सब होता तो क्या तुम बर्दाश्त कर पाते? सोमवार को ये बात तो नहीं समझ आती कि आखिर ओजस्वी किस बारे में बात कर रही है, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात होती है कि वजह से उसकी फैमिली को बीच में ला रही है। वो पहले से ही अपने परिवार को लेकर बहुत ही ज्यादा परेशान रहता है और ऐसे में किसी और के मुंह से उल्टी सीधी बातें सुनना उसके सहनशक्ति से बाहर था। ओजस्वी भी सारी बातों से अनजान उसे उसकी फैमिली का ही एग्जाम्पल दिए जा रही थी। ओमकार ने इस तरह ओजस्वी का बाल पकड़ रखा था। ओजस्वी अपने बालों को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी लेकिन ओमकार की आंखों में तो जैसे खून उतर आया था। एक टक बस घूरकर ओजस्वी को देखे जा रहा था। जब रमन ने ये देखा कि उनका रोज ऐसे ही का बाल सोने का नाम ही नहीं ले रहा है तो वह अपना बैग नीचे फेंकते हुए दौड़कर ओमकार के करीब आता है और ओमकार को पीछे की तरफ धक्का देकर ओजस्वी का बाल छुड़वा देता है। इस बात पर उनका दोबारा पलटकर रमन की तरफ देखता है और फिर एक जोरदार मुक्का रमन के मुंह पर मरता है। रमन सीधे जमीन पर गिर जाता है। दूसरे ही पल रमन उठता है और दौड़कर ओमकार का कॉलर पकड़ लेता है। दोनों एक दूसरे से झगड़ा करने लगते हैं। ओजस्वी उन दोनों को छुड़ाने के लिए बीच में जाने लगती है। ओजस्वी रमन से बोलती है, मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था ना कि तुम्हें हमारी बीच में आने की कोई जरूरत नहीं है, फिर तुम क्यों आए बीच में? रमन प्लीज यही बात खत्म करो और छोड़ो इसे। ओमकार इस बात पर घूरकर एक बार ओजस्वी की तरफ देखता और एक बार रमन की तरफ, लेकिन वो दोनों ही एक दूसरे को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे। ओमकार रमन का कॉलर कसकर पकड़ते हुए बोलता है, आज तूने बीच में आकर अच्छा नहीं किया, आज तेरी शामत आए है। मैं बिल्कुल भी अच्छी मूड में नहीं हूं और लगता है कि मेरा टारगेट तू ही बनने वाला है। रमन भी इस बात पर काफी गुस्सा होते हुए बोलता है, कौन किसका टारगेट बनेगा ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल मुझे तुझसे यह उम्मीद नहीं थी कि तुम एक लड़की से पूरे कॉलेज के सामने झगड़ा करेगा, वह भी इस तरह। ओमकार इस बात पर काफी गुस्सा होते हुए बोलता है, मैंने कब कहा था कि तू मुझसे उम्मीद रख? गलत करने वाला लड़की हो या लड़का मेरी नजर में बराबर होता है। हो सकता है कि मैं कुछ परसेंट गलत हूं लेकिन धोखेबाज नहीं तेरी तरह। रमन इस बात पर दोबारा बोलता है, मैंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया है और यह बात मुझे प्रूव करने की जरूरत नहीं है। फिलहाल अगर तुझे लगता है तो मैं धोखेबाज ही सही। ओमकार इस बात पर बोलता है, आज सफाई देने के लिए बहुत देर हो चुकी है, तो हमेशा से धोखेबाज था, धोखेबाज है और धोखेबाज ही रहेगा। उन दोनों को इस तरह लड़ते हुए देख ओजस्वी को समझ आता है कि शायद ये दोनों बहुत दिनों का भड़ास एक साथ निकाल रहे हैं। ओजस्वी उन्हें रोकना अब सही नहीं समझती है और 2 कदम पीछे लेकर खड़ी रहती है। रमन और ओमकार दोनों एक दूसरे का कॉलर पकड़े हुए आगे पीछे हो रहे होते हैं। कभी रमन एक मुक्का ओमकार को मारता तो कभी ओमकार एक मुक्का रमन को मारता। दोनों ही अपनी बातें सही बताने और प्रूव करने में लगे होते हैं। झगड़े की शुरुआत ओजस्वी से हुई थी लेकिन अब ओजस्वी बीच में कहीं भी नजर नहीं आ रही थी और वह दोनों पता नहीं किस धोखे और सच्चाई की बात करके एक दूसरे से झगड़ा किए जा रहे थे। वहां खड़े सभी लोग बस दूर से उन दोनों का झगड़ा देखे जा रहे थे। किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि बीच में आकर उन्हें रोके और झगड़ा खत्म करा दे। थोड़ी देर लड़ने के बाद दोनों थक हार घर वहीं ग्राउंड पर जमीन पर लेट जाते हैं और चारों तरफ भीड़ लगी होती है।
रमन और ओमकार के दोस्त उन दोनों को शांत देखकर आसपास की भीड़ को हटाने की कोशिश करते हुए लोगों को अंदर भेजने लगते हैं। लकी बोलता है, चलो चलो यहाँ से चलो, बस बहुत देख लिया तमाशा, अब प्लाट का टाइम हो रहा है, चलो सब लोग अपनी क्लास में जाओ। लोग वहां से जाते हुए भी पलट पलट कर ओमकार, रमन और ओजस्वी की तरफ देख रहे होते हैं और सब अपने अपने क्लास में चले जाते हैं। ओजस्वी भी उन दोनों के बीच में कुछ नहीं बोलती और सीधे श्रेया और महिरा के साथ क्लासरूम में चली जाती है। ओजस्वी जैसे ही क्लास में आती है, एक लड़की उसे काफी गुस्से में देखते हुए बोलती है, एक तो वो दोनों ऐसे ही झगड़ा करने पर लगे होते हैं, ऊपर से अब तुम भी एक वजह बन गई हो उन दोनों के बीच झगड़ा होने की। तुम कॉलेज छोड़ क्यों नहीं देती, चली क्यों नहीं जाती यहाँ से। ओजस्वी इस बात पर उस लड़की के काफी करीब जाते हुए बोलती है, तुम क्यों नहीं छोड़ देती है कॉलेज, अगर तुमसे ये सब कुछ देखा नहीं जा रहा तो क्या ये कॉलेज तुम्हारे बाप ने बनवाया है, बताओ मुझे, तुम होती कौन हो मुझे ये कॉलेज छोड़ने के लिए कहने वाली। इस बात पर वो लड़की एकदम से खामोश हो जाती है और पूरी क्लास में भी सन्नाटा सा छा जाता है। सब अपनी अपनी जगह पर बैठकर ओजस्वी को बहुत ही अजीब नजरों से देख रहे होते हैं, लेकिन अब ओजस्वी पहले से भी ज्यादा मजबूत दिख रही थी और वो सबको इग्नोर करके बस अपने बैग से एक बुक निकालती है और पढ़ने लगती है। खैर, क्या होने वाला था अगले एपिसोड में, ओमकार को पूरे कॉलेज के सामने थप्पड़ पड़ा था। क्या ये बात ओमकार इतनी आसानी से भूल जाने वाला था, या फिर ओमकार और ओजस्वी के बीच में फिर से कोई नया ड्रामा होने वाला था। जानने के लिए सुनते रहिए फर्स्ट ईयर हॉस्टल लव लाइफ स्टोरी। दिल तो मिलते हैं दोस्तों कल सुबह 8 बजे।